मेरी पत्नी क्या किसी भी राइटर की पत्नी, किसी की भी पत्नी, वो लाखों में एक होगी जो देवी देवताओं को नहीं मानती होगी, भाग्य भगवान में विश्वास नहीं करती होगी, पूजा पाठ नहीं करती होगी। कुछ जो माने लिख नहीं पा रहे हैं अभी भी उस तरह से जैसे लिखना चाहिए, उनमें डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन माने अब इतने बड़े पद पे पहुंच चुके हैं, मेरे साथ शिमला भी रहे, और लेकिन वो स्तर जो उनका होना चाहिए माने वो स्तर बन नहीं पा रहा है। हालांकि वो खुद बना लेते हैं क्योंकि बड़ा पद हो गया है। मेरा जो नाम हुआ पूरे देश में उसका कारण ये था कि 15 एडिशन में आप लगा लीजिए नवभारत टाइम्स के कितना छपता होगा, लाखों लोगों तक पहुंचती है और कितने पाठक उसको पढ़ते हैं उस समय। अभी करीब 60 के लगभग किताबें आ चुकी हैं। 60 95 में पहली आत्मकथा हिंदी बेल्ट की वो अपने अपने पिंजरे है। जब तक किसी राइटर की कोई किताब नहीं छपे और किताब भी ऐसी जो चर्चित ना हो या कोई पुरस्कार ना मिले, तब तक उसकी पत्नी, उसका घर के लोग, उसके रिश्तेदार के लोग, उसके पड़ोसी लोग उसे कुछ समझते नहीं। हाँ, लिखते रहते हैं ऐसी कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, कुछ ना कुछ शब्द इस्तेमाल कर। उसके लेखन की गंभीरता को नहीं ना उत्तरी भारत में केवल 2.5 राइटर हैं। अच्छा। तो सूरजपाल चौहान ने ये सवाल पूछ लिया अपने घर पे, हम भी थे। कहते वाल्मीकि ओम प्रकाश जी आप कई बार ये कह चुके हैं, ये बात बड़ी अजीब लगती है कि 2.5 राइटर हैं, नाम कौन कौन से बताओ तो सही। क्यों जी। तो मैं भी था। कहते एक नंबर 1 नैमिष राय जी हैं, नंबर 2 मैं हूँ और आधा आप हो। सूरजपाल को। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि कंवल भारती और मैं 2 आदमी नियमित रूप से 60 सालों से लिखते रहे, तीसरा कोई नहीं आया। अच्छा, उसके बाद आपने कदम पत्रिका भी निकाली? नहीं, ये बयान पत्रिका मेरे ख्याल से 2002 से शुरू किया जी। हाँ। उसके पीछे क्या कहानी है कि आपने बयान शुरू की? बयान पत्रिका की कहानियों के पीछे ये है कि मेरा एक नावल आज बाजार बंद है, देवदासी और वैश्याओं पे आधारित। तो मैं अक्सर जीबी रोड जाता था, बहुत इंटरव्यू मैंने किए। शीला दीक्षित उस समय सीएम थी, उनको मैंने ये बात बताई, वो मुझे जानती थी, मेरा प्रवेश था उनके यहाँ। बाद में मेरी पत्रिका को वो काफ़ी विज्ञापन भी उन्होंने दिया, माने जो साहित्यिक विज्ञापन है। पत्रिका पूरे देश में जाती थी, यूजीसी से अप्रूव थी, और 4-5 हज़ार कॉपी छपती थी। मैं सब बंडल बनाता था और उसको डाकखाने छोड़ना, ये करना, क्योंकि मैक्सिमम पैसा मैं उसका इस्तेमाल करना चाहता था। और उससे फिर बयान के माध्यम से वो नाम पूरे जगह जगह माने। क्या एक्सपीरियंस रहा बयान का आपका? बहुत अच्छा रहा, बहुत। लगभग पहला एडिशन कौन सा था, लास्ट एडिशन कौन सा? पहला एडिशन तो नहीं, 2 और 3 के बीच में फाइलें रखी हैं अभी, साल 2002-3 के आसपास। 2-3 के आसपास वो निकाला, उन्हीं पर जीबी रोड पे जो महिलाएं होती थी। पहला एडिशन था कलर्ड, और 1.5 या 2 साल उसके 16 पेज कलर्ड होते थे। तो चूँकि मुझे विज्ञापन मिलता था ना, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बयान पहली पत्रिका है। बाद में तो जैसे आपकी पत्रिका निकली, लेकिन बयान पहली पत्रिका जिसमें 90,000 1 लाख रुपए के विज्ञापन मैंने लिए, मानो पहली पत्रिका है। और दूसरा ये है कि वो स्टेशनों पे बिकने लगी थी, बस अड्डों पे जो दुकानें थी वहाँ बिकने लगी थी। यह क्योंकि एक उस तरह से सामान्य रूप से हम उसको देते थे कि बड़े अट्रैक्टिव वो बनाते थे उसके। तो उसको टाइटल वगैरह पीछे की वजह क्या थी? जी? बयान आपने कब सोचा कि अब नहीं निकालना है? क्यों? नहीं, मैंने नहीं सोचा। विज्ञापन शीला दीक्षित चली गई, विज्ञापन मिलने बंद हो गए। उसके बाद केजरीवाल जी आ गए, उन्होंने फाइल बंद कर दी। ऐसे में आर्थिक दिक्कतें। तो विज्ञापन मुझे भोपाल से मिलता था, बल्कि मैं गोवा जाता था। मैंने लिखा है, मैं बाई एयर गोवा जाता था किंगफिशर की फ़्लाइट से।
मुझे विज्ञापन मिलता था, रात को लौटता था विज्ञापन में, मध्य प्रदेश से विज्ञापन मिलता था और मुझे रायपुर से मिलता था विज्ञापन। STC NTPC का विज्ञापन मिलता था 40-40 हज़ार रुपये का। अच्छा सर, आपके साहित्य की बात की जाए और मैं एम्प्लॉय रखे हुए थे उस समय, एक लड़की थी, उसको 10,000 रुपये पे करता था। और उस दौरान मेरा अपना खर्चा महीने में कम से कम 15,000 का बाई एयर, मैं हवाई जहाज से उस समय जाता था, क्योंकि पैसा था मेरे पास, उस समय बचाने के लिए मैंने ये करता था। सर, आपके साहित्यिक सफ़र की बात करें तो पहली किताब आपने कब लिखी, वो कौन सी थी, और अब तक कितनी किताबें आ चुकी? पहली किताब तो मेरी एक छोटी किताब, उपन्यास सरदार जी थे पहाड़गंज, जहाँ मेरा अखबार छपता था, बहुजन अधिकार, उन्होंने खुद कंपोज की थी, क्या मुझे खरीदोगे, जो नाटक मंडी हाउस में मैंने किया था, क्योंकि मैं नाटककार भी रहा हूँ। तो पहली किताब क्या मुझे खरीदोगे, बाद में उस पर फिल्म भी बननी शुरू हुई, बीच में रुक गई वो एक अलग कहानी है। पहली उपन्यास क्या मुझे खरीदोगे उपन्यास। और अभी तक कितनी किताबें आ चुकी हैं आपकी? अभी करीब 60 के लगभग किताबें आ चुकी हैं। 60। और वैसे तो किताबें बच्चे की तरह होता है एक साहित्यकार के लिए, और हर बच्चा प्रिय होता है, लेकिन आप जब देखते हैं अपनी रचनाओं की 60 किताबों की एक श्रृंखला, महत्वपूर्ण किन किन किताबों को आप मानते हैं? किताबें तो जैसे मुक्ति पर्व उपन्यास छपा था जी, उस पर 50 से ज़्यादा PhD हो चुके एक ही किताब पे, मुक्ति पर्व। और संभवतः उत्तरी भारत में पहला उपन्यास था किसी दलित, पहला नहीं कह सकते, तीसरा या चौथा उपन्यास कह सकते हैं उत्तरी भारत में पूरे किसी दलित के द्वारा लिखा हुआ मुक्ति पर्व। बहुत उस पर समीक्षाएँ वगैरह छपी लिखी थी सब जगह, तो वो एक अच्छा उपन्यास था। फिर इसके बाद झलकारी बाई ऐतिहासिक उपन्यास था, ऐतिहासिक, उस पर यूपी गवर्नमेंट से विज्ञापन भी मिला। और फिर मेरी आत्मकथा अपने अपने पिंजरे 95 में छपी। और बहुत सारी, फिर राजकमल ने भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास किताब छापी, उसमें 10-12 साल मैंने लगाए जीवन के, तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड रहा उस किताब को, काफ़ी आगे बढ़ी मैंने। तो कुछ किताबें हैं, कुछ हेलो कामरेज एक नाटक छपा पीछे मैंने, तो अलग अलग विधाओं पे लिखा, अलग अलग चीज़ें आई हैं मैंने। हाँ, आपने आत्मकथा लिखी, उसका जिक्र भी किया आपने, अपने अपने पिंजरे। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप शुरुआती लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। अपने अपने पिंजरे क्यों नाम रखा आपने अपने आत्मकथा का, ये नाम क्यों सोचा? ये हिंदी बेल्ट की पहली आत्मकथा है जो किसी हिंदी लेखक ने, वो क्योंकि डॉक्टर भगवान दास जी की लोग पहली आत्मकथा मानते हैं, और उन्होंने इनकार किया, मैंने किया कि ये उनकी आत्मकथा नहीं, समाज की आत्मकथा है, मैं भंगी हूँ। नंबर 2, ये कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है कुछ दलित साथियों के बीच में, इसलिए बता रहा हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि के कुछ अनुयायी अब वो भी 1-2 बार जीवन में उन्होंने कहा जाने अनजाने कि ये मेरी आत्मकथा पहली है। मेरे मित्र रहे हैं, मेरे घर पे आते जाते रहे, अलग बात है। तो लेकिन क्या हुआ कि राजकिशोर जी ने एक हरिजन से दलित ऐसा कुछ निकाला था, तो उसमें एक आर्टिकल इनका छपा था मुझसे। तो किसका? वाल्मीकि जी का, यही इसी संबंध। उसके बिहाफ पे वो कहते थे भाई ये आत्मकथा है। आत्मकथा तो था नहीं, वो तो आर्टिकल था। हालांकि मुझसे भी आर्टिकल मांगा था, मैंने दलित विषय पे लिखा था, मेरा आर्टिकल राजकिशोर ने छापा नहीं, जानबूझ के कहने लगे दूसरा दो, मैं भी दूसरा नहीं दूंगा, यही छापना तो छापो, तो नहीं छापा, ठीक है। तो 95 में पहली आत्मकथा हिंदी बेल्ट की वो अपने अपने पिंजरे है। अब जहाँ तक आपका जो सवाल है कि हम अपने अपने पिंजरों में कैद हैं, बंद हैं, वो जाति के पिंजरे हैं, नस्ल के पिंजरे हैं, लिंग के पिंजरे हैं, गांव के पिंजरे हैं, कस्बों के पिंजरे हैं, जहाँ जहाँ भी मतभेद है, भिन्नताएं हैं, वो लोग अपने अपने पिंजरों में बंद हैं। हाँ, आपकी शादी कब हुई? कितने बच्चे? मेरी शादी हो गई 72 में हो गई, 72। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। सब सेटल हैं?
मेरा बड़ा बेटा आजकल स्पेन में है, वो यूएनओ में है पिछले 14-15 सालों से। पहले अमेरिका में था, नेपाल था, अलग अलग जगह रहा। मेरी बेटी है, उसकी शादी हो गई है। छोटा बेटा है, वो यहीं काम करता है, उसके बच्चे हैं बस। सर आप इतने हैंडसम हैं इस उम्र में भी, लंबे चौड़े गोरे चिट्टे, प्रेम किया कभी आपने? एक बार नहीं किया, बहुत बार किया है। जी। उन प्रेम कहानियों के बारे में लिखा? नहीं, मैंने लिखा, आत्मकथाओं में आया है। सबसे यादगार प्रेम कहानी किसके साथ रही? सबसे यादगार मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो 2-3-4 प्रेम कथाएं हैं, कुछ दूसरे लोगों ने मुझसे किया माने। तो अक्सर मेरी मिसेज अभी तो वो बेटे के पास गई है, तो जब मैंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया तो वो व्यंग करती रही, कहते आप कितनी भी दाढ़ी बढ़ा लोगे लेकिन जो आपके चाहने वालियाँ हैं वो नहीं पीछा छोड़ेंगे। तो एक बहुत अच्छी मतलब संदेशप्रद उसको कह सकते हैं। प्रेम कथा से भी एक संबंध निकलता है, संदेश निकलता, सुखद माने। अच्छा सर, साहित्यकारों की बात करें तो आपके प्रिय साहित्यकार कौन है? साहित्यकार तो अब मैं बताऊं लेखक कि सुरेश उजाला मेरठ के हैं और वो पीसीएस कैडर के अभी रिटायर्ड हुए हैं, लखनऊ रहते हैं। बहुत ज़बरदस्त कवि हैं, मंचीय कवि रहे हैं और करीब 8-10 किताबें छप चुकी हुई। सुरेश उजाला आपके प्रिय साहित्यकार? प्रिय माने मेरी उम्र के ही हैं और मैं उनको लाइक करता हूँ। इसके अलावा? और माता प्रसाद जी मेरे बहुत अग्रज, माता प्रसाद जी अग्रज हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। और उसके अलावा और बहुत सारे, जैसे महाराष्ट्र में हैं नामदेव धसाल मेरे मित्र रहे हैं, बम्बई जाते थे मिलना जुलना। राजा डाले तो यहाँ मेरे घर पे आ चुके हैं, वसंत मोहन साहब और मीनाक्षी मोहन उनकी पत्नी। तो बहुत सारे राइटर लोग तो जैसे साउथ में भी हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, जाना और लिखना, लोगों से मिलना जुलना, तो काफ़ी लिखना पढ़ना रहा। अच्छे लोग पसंद नहीं है? कौन पसंद नहीं है? पसंद नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ जो माने लिख नहीं पा रहे हैं अभी भी उस तरह से जैसे लिखना चाहिए, उनमें डॉक्टर शिवराज सिंह बेचैन माने अब इतने बड़े पद पे पहुंच चुके हैं, मेरे साथ शिमला भी रहे, और लेकिन वो स्तर जो उनका होना चाहिए माने वो स्तर बन नहीं पा रहा है। हालांकि वो खुद बना लेते हैं क्योंकि बड़ा पद हो गया है, छोटी बन गए, सब कुछ हो गया, उनकी मिसेज भी प्रोफेसर बन गई, वो अलग बात है। तो कुछ ऐसे 2-3-4 लोग और हैं जो माने जो एक राइटर की एक रचना धर्मिता को नहीं समझ पा रहे हैं, रचना धर्मिता। और अब किन का नाम बताएं, बहुत सारे और लोग हैं। माना जाता है, कहा जाता है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है ना? क्यों गुस्सा आ जाता है आपको, किस बात पे गुस्सा? नहीं, गुस्सा अचानक नहीं आता। गुस्सा अचानक तो ऐसा होता है ना कि वो टेक्निकली कहते हैं ना, जिसका बीपी लो होता है उसको गुस्सा आता है। लेकिन मैंने बीपी चेक ही नहीं कराया आज तक। क्यों? हाँ, नहीं मतलब एक लोग मानते हैं कि तुनक मिजाज है मोहनदास जी, तुरंत नाराज हो जाते हैं। वो मैं मानता हूँ, लेकिन मैं लोगों को हंसाता भी बहुत हूँ। जब जाता हूँ कहीं फंक्शन में इधर उधर तो माने मैं मजाक भी करता हूँ। और गुस्सा आने का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें कभी कभी जैसे हाँ, ये हीरा लाल जी की मीटिंग में अभी जो पुरस्कार दिया था, अब मैं भाषण दे रहा हूँ और पहले ही रैंक में बैठी हुई 2 महिलाएं बात कर रही हैं। एक बार मैंने बोला, नहीं रुकी, फिर दूसरी बार बोला तो गुस्सा आना लाजिम है। मैंने कहा हीरा लाल जी को भी मैं अपना भाषण बंद कर देता हूँ, आप बात कर लीजिए। क्यों? तो दूसरे लोग क्या है
कि उस तरह से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, गुस्सा वाला नहीं है, हालांकि बहुत सारे लोग बैठे। ये रमणिका गुप्ता ने हजारीबाग में प्रोग्राम किया, दो माने राज्यपाल माता प्रसाद जी और एक मुस्लिम थे, वो स्टेज पे बैठे थे। मैं अगली पंक्ति में था, गंगाधर पांताव ने मेरे बराबर में बैठे थे। क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी वो अपनी बात कुछ कागज़ लेके कुछ बात करना चाहता था माता प्रसाद जी या दूसरे गवर्नर से, तो कोई एसपी आया तो उसने उसको धक्का दे दिया। एसपी ने, मैं इधर बैठा हूँ, तो सबने देख लिया, तो मुझे क्यों गुस्सा आया, मैं आप ही के सवाल के संबंध कह रहा हूँ। और गुस्सा इतना आया कि मैंने जो किया कि कोई कर नहीं सकता। रमणिका गुप्ता ने बाद में, उसने भी हज़ारों लोगों को ये बात कही। मैंने उसको, जो बाबा था उस समय 80-85 साल की उम्र होगी बेचारे की, कि जाति का था, मुझे क्या पता, मैंने उसको उठाया और जोरदार शब्दों में कहा, भाई बाबा उठो, और मैं अब हूँ, कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। और उनको पकड़ के पहुंचाया माता प्रसाद जी और उनके बीच में उनको बता दिया कि भाई आप इनको माने कहना चाह रहे सुनो। 1 मिनट उनकी बात की और मैं वहाँ खड़ा है, सारे बड़े बड़े अधिकारी, पिन ऑफ साइलेंस हो गया मन। ठीक। दूसरा यह है कि जब मैं ऊपर गया तो बाबा साहब का चित्र पीछे रखा हुआ था नीचे प्रोग्राम में, तो मैंने देखा तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो जानते मैंने क्या शब्द किए, मैं कि राज्यपाल महोदय आप 2 बैठे हुए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब का चित्र नीचे रखा आपके पीठ में, उठिए इसको लगाइए, तमीज़ सीखिए कुछ। ये शब्द मैंने कहे, लोग दंग रह गए मैंने सुन के, और बिल्कुल हक्के बक्के। रमणिका गुप्ता जी का आपने जिक्र किया, मतलब कई बातें उनके बारे में लोगों ने कही जब वो गुजर गई या फिर जब थी भी, आप उनको कैसे याद करते हैं? रमणिका गुप्ता का आपने जिक्र किया, उनके बारे में भी तमाम बातें कही, आप उनको कैसे याद? रमणिका गुप्ता जी मैं नहीं जानता, वो कैसे जानती, ये सवाल पूछिए। नहीं, आप उनको कैसे याद करते हैं? हाँ, वो एक बात एक ही है। रमणिका गुप्ता इसी मकान में 1 सप्ताह मेरे साथ रही। ये जो बीच का कमरा नहीं था, आधा कमरा था, जब उसको रहने की कहीं जगह नहीं थी तो 1 सप्ताह वो यहाँ रहती थी। मेरे पास 2 व्हीलर था, स्कूटर, मैं ऑफिस जाता था, उसको बैठा लेता था, उसको फिर जाना हो कहीं जाता था। उसके बाद फिर वो वापस आ गए मेरे घर पे 1 सप्ताह। दूसरी महिला मणिमाला, वो यहाँ 1 सप्ताह रही। तो रमणिका गुप्ता वो मेरे उनसे उस तरह के संबंध रहे, माने घर पे रही, फिर लिखना पढ़ना आना जाना, फिर वो दलितों के अंदर एक जो घुसपैठ करने वाली बात रही तो वो उसमें रही, फिर सब कुछ रही। लेकिन रमणिका गुप्ता की 2 खंडों में आत्मकथा आ गई अभी, और मैंने बहुत बिल्कुल कड़ा लिखा है, मतलब जब छपेगा तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा। पहले तो ये है कि जो आत्मकथा पहले आनी चाहिए थी वो बाद में उन्होंने लिखी, छपाई, जो बाद में आनी चाहिए वो पहले छपा थी। ठीक, उसका कारण क्या था? क्रम गलत था। उसका कारण ये था जानबूझ के कि जो उनका एक संघर्ष का रोल था वो पहले आ गया, जिसमें वो एक हीरो की तरह निकलती। हाँ, और जो संघर्ष का रोल नहीं था बल्कि एक वैश्या का रोल था, मैंने दिखाया था, खालगल का रोल था, एक बिकने वाली औरत का रोल था, लिखा 2-4 पेज नहीं, 30-40 पेज लिखा, आप भी पढ़िए उस पर। और किसी भी दलित समाज की या किसी भी महिला ने उस बात को नहीं लिखा। भाई रमणिका गुप्ता ये कहती है कि मैंने सैकड़ों लोगों से संभोग कराया, तो इसमें बड़ी बात क्या है भाई? इसमें काहे की हिम्मत है? तुम तो एडजस्टमेंट कर लिए। वो खुद बता रही कि मेरे हस्बैंड को जब प्रमोशन लेना था बम्बई में तो मैं बिस्तर बनी, वो लिख रही है खुद। उसी की आत्मकथा के उसके पेजेस नंबर वगैरह डाल के वो बात मैंने लिखी, वो किसी ने नहीं लिखी आज तक, माना। और वो पढ़ी सबने होगी किताब, अब क्यों नहीं लिखा ये मुझे पता नहीं।
क्योंकि जो एक हीरोइन बन गई दलित साहित्य में और दलित साहित्य का जाने लगे, मैं भी जाता था उनके पास, ऐसी कोई बात नहीं है। लाजपत नगर रहती थी तब मैं जाता था मैंने तो, लेकिन जो एक सही बात है वो सही बात कहने की तो हिम्मत चाहिए। अभी जैसे आपने सवाल पूछा, मैंने शिवराज सिंह का नाम लिया, तो वो नाराज हो जाए, भाई राइटर हैं, ठीक है, वो शिवराज सिंह भी राइटर हैं, लेकिन जिस पद पर वो हैं अभी उस पद की गरिमा के अनुसार उनकी राइटिंग नहीं हो पा रही है। नहीं तो रमणिका गुप्ता जो अपने आप को संघर्षशील बता रही है, सब कुछ बता रही है, और वो नेताओं के बिस्तर बन रही है, तो उसमें संघर्ष काय कर रहा है भाई? क्यों? उस पर कोई आदमी सवाल नहीं उठा रहा है और उसको आप हीरोइन बता रहे हैं। एक साहित्यकार जिसको पूरा समाज प्यार करता है, जिसने इतना संघर्ष किया, उसको उसका परिवार क्यों नहीं समझ पाता? उसका परिवार नहीं समझ पाता, ये मेरी बात नहीं है। जो माने ईमानदार लेखक है, जो स्वाभिमानी लेखक है, तो उसमें अगर देखें, एक को छोड़ दीजिए, 99% परिवार वो खुश नहीं रहता है। उसका कारण ये है, मैं जब बम्बई से लौटता था, कहीं से भी लौटता था, तो हर पत्नी की इच्छा होती, बाहर से आदमी आ रहा, कुछ लाए होंगे, कपड़ा लाए होंगे। हालांकि बाद में जब मुझे पैसा मिलने लगा मैंने लाना भी शुरू किया, लेकिन जब पैसा ही तो क्या लाएंगे? तो एक बार मेरी सास बैठी हुई थी, क्या लाए आप बाहर से? नमाज जी, मैं कि धूल और मिट्टी लाए हूँ, आपको दे दूँ? ऐसे ही कहा जी। तो माने तो और मैंने कई बार ये कहा भी है, लिखा भी है कि मैं अपनी बीबी के शरीर को जेवरातों से नहीं सजा सकता, इसलिए मेरी पत्नी मुझसे अलग रहती है। आपका जीवन कैसा बीता? आर्थिक तंगी में बीत रहा है? मेरा जीवन आर्थिक तंगी इस समय पिछले 5 सालों से तो आर्थिक तंगी है, 5 वर्षों से, और आरंभ के 10 वर्ष आर्थिक तंगी रही, बीच के 25-30 साल ठीक ठाक रहा। जब आपने चारों तरफ लिखते रहे, पढ़ते रहे और मेरी वाइफ सर्विस करती रही। अच्छा, उनके रिटायरमेंट के बाद दिक्कत और पत्रिका मैं निकालता रहा, उसका पैसा मुझे मिलता रहा। बीच के 20-22 साल वो मैं ठीक ठाक रहा। मैं बाई एयर सफ़र करता था, माने हवाई जहाज से जाता था कहीं भी, और काफ़ी पैसा मुझे मिलता था। अच्छा सर, एक साहित्यकार होता है, समाज की बात करता है, लिखता है, उसके मतलब समाज क्या है, समाज में क्या चल रहा है, एक साहित्यकार, पत्रकार दुनिया के सामने लेके आता है, लेकिन उसके जीवन में कितना द्वंद्व रहता है, कितनी परेशानियों से जूझता है वो, इसके ऊपर क्या समाज ध्यान दे पाता है? मोहनदास प्रेम मिश्रा बहुत बड़ा नाम है, सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, मैंने भी आपसे अपॉइंटमेंट लिया, आपसे आकर बात कर रहा हूँ, लेकिन आपका जो दर्द है क्या लोग महसूस कर पाते हैं? देखिए, ऐसा है, जब तक किसी राइटर की कोई किताब नहीं छपे, और किताब भी ऐसी जो चर्चित ना हो या कोई पुरस्कार ना मिले, तब तक उसकी पत्नी, उसका घर के लोग, उसके रिश्तेदार के लोग, उसके पड़ोसी लोग उसे कुछ समझते नहीं। हाँ, लिखते रहते हैं ऐसी, कुछ ना कुछ लिखते रहते, कुछ ना कुछ शब्द इस्तेमाल करते, उसके लेखन की गंभीरता को नहीं समझते। ना। तो ये क्या मुझे खरीदोगे जो उपन्यास लिखा था, तो ये मेरी पत्नी ने 2-3 किताब ले गई, तो वो अपने ऑफिस में दे दी, और ये वायरल हो गई किताब। माने कोई नहीं बची होगी महिला, उस समय करीब 150 महिलाएं काम करती थी अलग अलग जगह टेलीफोन में। ये वही जीबी रोड के बारे में था ना? क्या मुझे खरीदोगे, वो बम्बई की एक स्टोरी है जिस पर फिल्म बननी शुरू हुई, उपन्यास, वो मिसेज ने दिया, तो बहुत लोगों ने पढ़ा, तो फिर वो उसको, मेरी पत्नी को सब महिलाएं कहने लगी, वो देखो क्या मुझे खरीदोगे, लेखक नैमिष राय की पत्नी है ये। तो मिसेज को अच्छा भी लगता था, ठीक, तो मैं उससे जोड़ रहा हूँ। तो थोड़ा सा फिर पुरस्कार वगैरह मिलने लगे, थोड़ा सा मिसेज को और अच्छा लगने लगे, लेकिन सबसे भयंकर बात वो मैं बताना चाह रहा हूँ, उस पर आपका सवाल नहीं आया, वो आना चाहिए था, कि जो मेरे विचार हैं और मेरी पत्नी के विचार हैं,
मेरी पत्नी, क्या किसी भी राइटर की पत्नी, किसी की भी पत्नी, वो लाखों में एक होगी जो देवी देवताओं को नहीं मानती होगी, भाग्य भगवान में विश्वास नहीं करती होगी, पूजा पाठ नहीं करती होगी, लाखों में एक। तो मेरी पत्नी भी वो किसी दूसरे माध्यम से विचार उसका था, ऐसा है, माने पूजा पाठ तो नहीं करती, उसको डर भी उसको डर भी कह सकते हैं, भय भी कह सकते हैं मेरा। हाँ, तो मैं डांट देता था बुरी तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं विचार तो था, एक जुड़ाव था मानसिक। तो वो एक मानसिक अलगाव का एक कारण होता है। क्यों भाई, एक राइटर है जिसके पास अधिक पैसा भी नहीं है और वो देवी देवताओं की बुराई कर रहा है, गालियाँ दे रहा है घर में ही, तो वो अलगाव बढ़ेगा ना। एक पूंजीपति है, व्यापारी है, वो देवताओं को सालों को क्या जूते भी मार रहा है, उतनी पत्नी खुश है क्योंकि वो पत्नी को सेटिस्फाइड कर रहा है, पत्नी उसकी गालियाँ भी सहन कर रही है। लेकिन एक लेखक की गाली पत्नी सहन नहीं करती, इसलिए कि लेखक के पास पैसा नहीं है। क्यों? तो सवाल है वो, एक मैं जानबूझ के ये बात मैंने कही कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी सही बात को भी लोग सुनने को तैयार नहीं है। पैसा है तो गलत बात को भी आप सुनते हैं, ठीक है। अब मैं जो सोसाइटी की बात आपने की उस पर आता हूँ। आई एम सेटिस्फाइड पूरी तरह से। मुझे कितने पुरस्कार मिले, मुझे कितना पैसा मिला, मेरा जीवन कैसा रहा, ये सब बातें छोड़ दी मैंने। अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ कि मुझे बहुत कुछ मिला, इसलिए कि पूरे देश में कम से कम ऐसे कम से कम 10-15 मेरे जगह या ठिकाने बन गए हैं जहाँ मैं हफ्ता 10 दिन 15 दिन रह सकता हूँ घरों में। और बच्चे मुझे बड़ा बच्चे तो आदर करते हैं, कोई ताऊ जी आ गए, अंकल जी आ गए। और जहाँ भी जाता हूँ तो जैसे स्टूडेंट होते हैं यूनिवर्सिटी में, जो असम अभी मैं गया तो एक असम में इतनी दूर, वहाँ लोग जानते हैं, प्रोफेसर तक खाने पे बुलाया। तो वो एक जो राइटर, जो आपने काम किया, हाँ, इतने सालों 40-50 साल, वो जो राइटर को एक मिलता है, तो मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। एक राइटर को शायद यही चीज़ चाहिए सबसे ज़्यादा, बाकी चीज़ों के अलावा। हाँ, और ये जो मुझे मिला, ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये माने अगर मैं उत्तरी भारत के राइटर लोगों के बारे में कहूँ, और ये बात अटपटी लगेगी जो अब मैं कह रहा हूँ कंवल भारती की स्टाइल में, कि वो मेरे सामने कहीं नहीं ठहरते अन्य। और मैं ये कहता हूँ एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात को आगे बढ़ाते हुए कि कंवल भारती और मैं, कंवल भारती तो एज ए पत्रकार थे जी। तो पहले ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात को मैं बता देता हूँ। वो कहते थे 2.5 राइटर हैं, माने कि उत्तरी भारत में केवल 2.5 राइटर हैं। अच्छा। तो सूरजपाल चौहान ने ये सवाल पूछ लिया अपने घर पे, हम भी थे। कहते वाल्मीकि ओम प्रकाश जी आप कई बार ये कह चुके हैं, ये बात बड़ी अजीब लगती है कि 2.5 राइटर हैं, नाम कौन कौन से बताओ तो सही। क्यों जी। तो मैं भी था। कहते एक नंबर 1 नैमिष राय जी हैं, नंबर 2 मैं हूँ और आधा आप हो सूरजपाल को। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि कंवल भारती और मैं 2 आदमी नियमित रूप से 60 सालों से लिखते रहे, तीसरा कोई नहीं आया। नो, आप माता प्रसाद जी को जोड़ सकते हैं चाहे, क्यों, जिन्होंने कभी छोड़ा नहीं लिखा। हाँ, लेकिन माता प्रसाद जी उतनी तल्लीनता से नहीं, क्योंकि वो और भी जिम्मेदारियां मंत्री रहे। लेकिन 2 आदमी, ये बात मैं कहता हूँ और जो सच है वो सच है जी, अब वो सबके सामने है। कंवल भारती और नैमिष राय वो लगातार 60 सालों से लिखते रहे, दुख तकलीफें सहन करते हुए। समझ रहे हैं ना। अच्छा, कंवल भारती जी का जिक्र किया आपने, बड़ा जी नाम बताएं। है कंवल भारती और काफ़ी उन्होंने लिखा भी है, निश्चित तौर पे आज भी लगातार लिख रहे हैं। उनके काम को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो और आप सिर्फ लिख रहे हैं लगातार। मैं जब पहाड़गंज रहता था, मेरे एक बच्चे की डेथ हो गई थी, उस समय बाम सेफ में था।
200 रुपया मुझे मिलता था उस समय महीने का, नौकरी छोड़ के जो है उसको दवाई तक का पैसा नसीब नहीं हुआ था। हालांकि कमलेश्वर से मेरे बहुत ताल्लुकात रहे हैं। कमलेश तो खैर बहुत बड़े साहित्यकार थे, लेकिन वो भी संभल के बात करते थे कमलेश्वर। तो कमलेश्वर का एक बहुत छोटा सा किस्सा 10 सेकंड का, लगभग साहित्य से जुड़ा हुआ है। बम्बई जाते थे, मैं जाता था, मिलता था, अंधेरी में रहते थे वो, समंदर किनारे बड़ा मकान था। तो मैंने उनको कहा कि भी थोड़ा सा देखिए, हम बम्बई आते हैं कुछ। बम्बई में जो बात आप कह रहे हैं, वहाँ छपा था कि उस समय बम्बई में सबसे ज़्यादा जो किताबें वो बिकी, दलित साहित्य पे बिकी। बम्बई में एक बड़ा हॉल है, आज़ाद मैदान, ऐसा कुछ नाम है शायद। 200 एंट्री आई थी, उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, मेरे 13 एपिसोड का। 50,000 रुपया उसने किस्तों में मुझे दिया था। वो 7 साल पहले पूरे देश में टेलीकास्ट हुआ। उसमें कलाम साहब का जीवन भी है और बहुत सारे दलित लोगों का है। ऐसे 13 एपिसोड आए थे। सर, उपलब्धियों की बात करें आपकी, तो आपने जो काम किया इस वक्त तक, आप क्या उपलब्धि मानते हैं, क्या क्या उपलब्धियां रही आप?